नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके एकेडमी योर डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं उन्हें मैं ये बता दूं कि हम आधुनिक भारत की पूरी सीरीज़ कर रहे हैं, टॉपिक वाइज लेक्चर कर रहे हैं। उस सीरीज़ में ये हम गांधी युग के ऊपर जो है पूरा लेक्चर क्रिएट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैं आपको असहयोग आंदोलन तक बता चुका हूँ। जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो पहले पुराना लेक्चर देख लें, उसके बाद ही देखिए, वहीं से ये आगे कंटिन्यू हो रहा है, इस वजह से तभी समझ में आ पाएगा। और आगे मध्यकाल, प्राचीन भारत, इनके लेक्चर्स भी अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो आपसे जुड़े हुए सीरियस कैंडिडेट हैं उन्हें भी बताइए। तो दोस्तों शुरू करते हैं जहाँ से हमने लास्ट में छोड़ा था, असहयोग आंदोलन से। वहीं से देखिए, असहयोग आंदोलन जो है वो गांधी जी द्वारा चलाया गया था। गांधी जी जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर, दक्षिण अफ्रीका के अंदर वहाँ के स्थानीय लोगों के अधिकारों की कानूनी लड़ाई लड़कर पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। और फिर कांग्रेस के आमंत्रण पर या गोपाल कृष्ण गोखले के आमंत्रण पर 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत पहुँचे। भारत आकर गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रहों में भाग लिया और वहाँ पे सफलता प्राप्त करी। इस वजह से भारतीय लोगों का गांधी जी पर भरोसा बढ़ा। अब धीरे धीरे जो है गांधी जी, आप देखिए, आम जन के अंदर लोकप्रिय हो गए थे। ऐसी स्थिति के अंदर गांधी जी ने जब 1918 के अंदर खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निश्चय किया तो कांग्रेस में गांधी जी की लोकप्रियता को देखते हुए गांधी जी के विरोधी उस समय शांत हो गए। कई सारे कांग्रेस के ऐसे नेता थे जिनमें मोतीलाल नेहरू और सीआर दास का नाम इम्पोर्टेंट है, जो ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस जो है अपनी मूल विचारधारा से हटकर किसी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करे। भाई, खिलाफत आंदोलन जो है वो मुस्लिम्स के सबसे बड़े धर्मगुरु खलीफा के पद की समाप्ति के खिलाफ हो रहा था, तो एकदम से ये धार्मिक मुद्दा ही था। जबकि अगर गांधी जी इस मुद्दे से जुड़ रहे थे तो इसका मतलब ये है कि गांधी जी मुसलमानों का धार्मिक समर्थन कर रहे हैं। पर गांधी जी ऐसा सोच रहे थे कि ये सही मौका है कि अगर कांग्रेस आज मुसलमानों का समर्थन करती है तो इससे हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत होगी। कई नेता नाराज हुए पर कुछ कर नहीं पाए। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जो कि बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा था। परंतु चोरी चोरा हत्याकांड के बाद गांधी जी को वो आंदोलन वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि गांधी जी हिंसा का समर्थन नहीं करते थे। अब देखिए, इस चोरी चोर आंदोलन के बाद जब असहयोग आंदोलन खत्म होता है तो एकदम से समीकरण बदल जाते हैं। जो अंग्रेज सरकार अभी एकदम बैकफुट पर थी, यानी कि लगातार वो जूझ रही थी गांधी जी के इस आंदोलन से, अब वो इस आंदोलन को कुचलने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाती है। सबसे पहले तो वो गांधी जी के ऊपर ही सत्ता के खिलाफ षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए मुकदमा चलाती है और गांधी जी को 6 वर्ष के लिए कारागार में डाल दिया जाता है। हालांकि गांधी जी को 1924 के अंदर खराब हालत के चलते वापस रिहा भी कर दिया जाता है। इसी दौर के अंदर अब जब गांधी जी वहाँ नहीं रहे और 1920 में, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, 1 अगस्त 1920 को महाराष्ट्र के बड़े नेता, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस जब अब बिल्कुल ही नेतृत्व विहीन पार्टी थी, तब जो दूसरे बड़े नेता थे उनके बीच में अब झगड़ा हुआ इस बात को लेकर कि आने वाले प्रांतीय चुनावों के अंदर, विधानसभा के चुनाव के अंदर भाग लिया जाए या नहीं लिया जाए। भाग लेने वाले लोग जो थे वो ये चाह रहे थे कि हमें अगर अंग्रेज़ों का विरोध करना है तो सत्ता के अंदर रहकर करना होगा। ये जो लोग हैं जो ये कह रहे थे कि हमें भाग लेना चाहिए चुनावों के अंदर, इनमें प्रमुख नाम थे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल आदि लोग। इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया। अब ये क्या परिवर्तन मांग कर रहे थे? 1920 में जो असहयोग आंदोलन चलाया गया ना, तो उसमें एक मुख्य बात ये पारित हुई थी कि आज के बाद हम अंग्रेज़ों का हर प्रकार से असहयोग करेंगे। इसमें चुनावों का बहिष्कार भी शामिल था। तो उस समय कांग्रेस ने कह दिया था कि हम जो लोकल असेंबली के इलेक्शन होंगे उसमें भाग नहीं लेंगे। पर यहाँ पे तो अब जब गांधी जी भी नहीं है, असहयोग आंदोलन भी फेल हो गया है, तो अब तो चुनाव में भाग लेना चाहिए। यही ये जो है ये सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के गुट वाले लोग कह रहे थे, जो परिवर्तनवादी कहलाए। दूसरी तरफ ऐसे लोग जो थे, जो गांधी जी के बिल्कुल आप समझिए लॉयल थे, जिसमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, अयंगर और राजेंद्र प्रसाद ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा नहीं गांधी जी को आने देते हैं। उन्होंने कहा है कि हमें चुनाव में भाग नहीं लेना तो हम नहीं लेंगे।
ये लोग अपरिवर्तनवादी कहलाए। तो देखिए ये कुछ वैसा ही वापस माहौल बन गया जैसा 1907 के अंदर सूरत अधिवेशन में बन रहा था, यानी गरम दल और नरम दल। अब की यहाँ पे कौन है, परिवर्तनवादी न अपरिवर्तनवादी। तो ऐसी स्थिति के अंदर मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने अपने समर्थकों को अलग करके एक नई पार्टी खड़ी कर दी, जिसे उन्होंने कहा कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। शुरुआत में इन्होंने नाम क्या दिया, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, पर बाद में इन्होंने इसका नाम सिर्फ क्या रखा, स्वराज पार्टी। इन्होंने उस समय कांग्रेस के दिल्ली के जो अधिवेशन हुए, प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए, उनमें भाग लिया। इसमें क्या हुआ कि भाग लेने के जब मतलब उन्होंने फाइनल कर ही दिया हम तो भाग लेंगे ही लेंगे, तो आनन फानन में कांग्रेस को टूट फूट से बचाने के लिए 1923 में दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन के अंदर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता की थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा ठीक है कि स्वराज पार्टी जो है वो कांग्रेस की ही एक विशेष दल के रूप में कार्य करेगी, हम इसे मान्यता देते हैं। तो इससे क्या हुआ, कांग्रेस टूटने से बच गई। मतलब कोई स्वराज पार्टी में जा रहा है तो उसकी कांग्रेस की सदस्यता नहीं जाएगी, ये इसका आप मतलब मुख्य समझ सकते हैं। तो स्वराज पार्टी ने 1923 के विधानसभा चुनावों में चुनावों में भाग लिया और अच्छी सफलता भी प्राप्त करी। फिर देखिए 1924 में जो है वो गांधी जी वापस जेल से छूट कर आ जाते हैं। जब गांधी जी जेल से छूट के आते हैं तो ये सी आर दास से मिलते हैं और मोतीलाल नेहरू से भी मिलते हैं। उसके बाद एक संयुक्त वक्तव्य ये जारी करते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं जिसे गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। देखो आपने जो है गांधी अंबेडकर पैक्ट या पूना पैक्ट तो बहुत बार सुना होगा, 1932 वाला जो है गांधी अंबेडकर पैक्ट, वो तो कई बार सुना है। ये भी ध्यान रखिए गांधी दास पैक्ट जो सी आर दास और गांधी जी के बीच में हुआ था 1924 के अंदर, इसकी मुख्य बातें क्या थी कि विधानसभा के भीतर स्वराज पार्टी जो है वो कांग्रेस के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य करेगी। मतलब गांधी जी ने भी जो पुराने अधिवेशन के अंदर बात हुई थी ना कि स्वराज पार्टी को एक अंग के रूप में मान्यता दी जाती, उसके ऊपर मोहर लगा दी। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हम जो है असहयोग आंदोलन की कुछ बातों को जारी रखेंगे, जिसमें खादी का प्रचार प्रसार हमें अखिल भारतीय स्तर पर करना है। इसके लिए ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया चरखा एसोसिएशन की स्थापना हुई, गांधी जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही साथ इसी साल 1924 में कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन प्रस्तावित था। इस बेलगाम अधिवेशन में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो ये अच्छा सवाल है, गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए, 1924 के बेलगाम अधिवेशन में। तो देखिए ये था स्वराज पार्टी और गांधी जी का बेलगाम अधिवेशन। देखिए स्वराज पार्टी जिस प्रकार से जोर शोर से शुरू हुई थी उसी शांति से ये समाप्त हो गई। एक्चुअली क्या हुआ कि 1925 के अंदर चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई। चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद जो है स्वराज दल के अंदर वो कोई कद्दावर नेता नहीं रहा जो स्वराज दल के जो भी बाकी सदस्य थे उनका नेतृत्व कर सके। इस वजह से स्वराजी जो है वो लगातार उदासीन होने लगे कि भाई हम जब कांग्रेस के अंग है तो हम स्वराज पार्टी के नाम से चुनाव क्यों लड़ें। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या है कि स्वराजियों का जो उत्साह था वो खत्म होता गया और फाइनली 1930 के अंदर जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने वाला था तब स्वराज पार्टी के जो बच्चे कुत्ते नेता थे उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करके मतलब स्टेटमेंट जारी करके अपने आप का विलय, स्वराज पार्टी का विलय पुनः से कांग्रेस में कर दिया। तो देखिए ये कांग्रेस पार्टी यहाँ पर विभाजन से बच गई, पर स्वराज पार्टी का अपना अलग इम्पोर्टेंस है इतिहास में, इसको आप ज़रूर याद रखें। देखिए इस सभी दौर के अंदर असहयोग आंदोलन होने के बाद एक जो बड़ी घटना होती है भारतीय इतिहास में वो थी साइमन कमीशन का भारत आना। देखिए साइमन कमीशन क्या था, क्यों बनाया गया था, इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा हमें। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, इस अधिनियम के अंतर्गत जो है पृथक निर्वाचन जो 1909 में मुसलमानों को दिया गया था वैसा के वैसा सिखों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए और पारसियों के लिए भी दे दिया गया। इसका मतलब जिन इलाकों में, जिन जगहों पर ये समुदाय बहुल हैं, मेजॉरिटी में है, वहाँ पर इन्हीं का प्रतिनिधि चुन के आएगा। सीधा सीधा आरक्षण की जो प्रणाली थी उसको सिर्फ मुसलमानों को नहीं और बाकी वर्गों को भी दे दिया। ये तो समाज का और ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन था, है ना। साथ ही साथ इस अधिनियम के अंदर एक बात और डाली गई कि आने वाले 10 सालों के अंदर हम इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की वापस समीक्षा करेंगे, रिव्यू करेंगे
और इस रिव्यू के बाद हम ये डिसीजन लेंगे कि इसकी सफलता कैसी थी, क्या ये हमारा कानून सफल रहा या नहीं रहा, और भारत में अगर किन्हीं नए प्रकार के कानूनों की ज़रूरत है तो हम उनकी भी हम एक रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाएंगे। इसमें क्या था, इन्होंने एक और एक्ट पारित किया था 1919 में कि जो प्रांत थे उनके अंदर दोहरी विधानसभा डाल दी थी, द्वैध शासन प्रणाली डाली थी। वो भी एक कंट्रोवर्शियल मामला था जिसको बाद में बदल दिया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम में। वो हम जो संवैधानिक विकास करेंगे उसके अंदर बात करेंगे इसकी। तो 1909 के इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के रिव्यू के लिए ही बनाया गया था साइमन कमीशन। देखो, साइमन कमीशन का एक उद्देश्य निश्चित था कि साइमन कमीशन भारतीयों को किस प्रकार के कानूनों की ज़रूरत है उसके बारे में ज़रूर जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। तो देखिए, आप अगर कांग्रेस के नेताओं के ऊपर नज़र डालें तो कांग्रेस के जो अधिकांश नेता थे ये वकील थे, बैरिस्टर थे, कानून के जानकार थे। तो इन्होंने एक सीधी सी बात उठाई कि अगर भारतीयों के लिए कानून बनाना है तो उसमें भारतीय लोगों को शामिल करिए ना आप, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं कि भारत में किस प्रकार के कानूनों की ज़रूरत है। पर साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को नहीं रखा गया। इस वजह से साइमन कमीशन जो है इसका भारत में भयंकर विरोध हुआ। खास करके कांग्रेस ने साइमन कमीशन जहाँ जहाँ भी पहुँचा वहाँ उसके बहिष्कार का निर्णय किया। जैसे साइमन कमीशन जब 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुँचा तो हड़ताल आयोजित की गई। लाहौर जब ये पहुँचा तो वहाँ के नेता लाला लाजपत राय के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन पर भी साइमन को घेर लिया गया। हालांकि यहाँ पर साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पुलिस की मार से घायल होकर लगभग 1 महीने बाद लाला जी की मृत्यु हो गई। इसी की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी थी। तो देखिए आप, ये साइमन कमीशन जो था इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आगे चल के होता है। जो भी बात है, जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस में बड़े बड़े वकील थे और वो ये कहते थे कि हम पारित कर सकते हैं, हम भी कानून बना सकते हैं, आप हमें मौका दीजिए। पर साइमन कमीशन के कई सारे अधिकारियों ने ये अनऑफिशियली बयान दिए थे, ऑफिशियली तो कभी नहीं कहा, कि आप भारतीयों के अंदर इतनी ज़्यादा विविधता है, इतने ज़्यादा तुम डाइवर्स्ड हो कि तुम कभी किसी एक निश्चय पर पहुंच ही नहीं पाओगे। इस वजह से हम जो है साइमन कमीशन में आप लोगों को नहीं रख रहे हैं। तो ऐसा देखने को भी मिला। कैसे? देखिए, 1928 के अंदर जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसका उद्देश्य था भारतीय संविधान के सिद्धांतों के निर्माण करना। नेहरू जी की अध्यक्षता में और भी कई सारे जो लोग थे इसमें जुड़े, जैसे तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस वगैरह, और इन सब ने मिला के कलेक्टिवली एक मसौदा तैयार किया जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। हालांकि नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन जो दिया गया था उसे खारिज कर दिया गया था। इस वजह से मुस्लिम लीग ने, खासकर मोहम्मद अली जिन्ना ने, इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के काउंटर में इसके विरुद्ध अपनी एक जिन्ना फॉर्मूला तैयार किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि भारत के अंदर सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि जो भी दूसरे माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको भी पृथक निर्वाचन दिया जाए। साथ ही साथ केंद्र और प्रांतों के अंदर मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये था जिन्ना फॉर्मूला, जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया। तो देखिए वो वाली बात अंग्रेज़ों की कहीं ना कहीं ठीक साबित होती है कि आप लोग कभी किसी एक मुद्दे पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो देखिए, नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन का ये मामला चल ही रहा था कि इसी के बीच में एक नया आंदोलन सामने आया। देखिए, बारदोली सत्याग्रह। ये बारदोली सत्याग्रह यहाँ पे अपन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसने भारत के एक बहुत बड़े नेता को, जो आगे चल के भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने, उनको उनका उपनाम दिलाया। इसलिए हम इसमें बीच में कर रहे हैं ताकि हमारे जो ये सन चल रहे हैं एक के बाद एक उसका सीक्वेंस बना रहे। तो देखिए, बारदोली सत्याग्रह, यह सत्याग्रह हुआ था बारदोली गुजरात के किसानों के ऊपर जो अतिरिक्त लगान वृद्धि अंग्रेजी सरकार द्वारा की गई थी उसके विरुद्ध। इस आंदोलन को लीड किया था वल्लभ भाई पटेल ने, और इस आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं ने जो है वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। तो तभी से वो जाने लगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कई बार पूछ लेते हैं कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद मिली, तो आप ध्यान रखिएगा
बारदोली सत्याग्रह के बाद। देखिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, लाहौर अधिवेशन 1929। देखिए ये क्या था, देखिए थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं हम। जैसा मैंने अभी आपको नाम दिया था भगत सिंह, इसका हम पूरा भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई उसका एक अलग लेक्चर करेंगे, बट थोड़ा सा यहाँ पे भगत सिंह के बारे में बात करना जरूरी है। देखिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों ने जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक पार्टी की स्थापना की थी, HRA, है ना। HRA के नेतृत्व में 1925 में काकोरी के अंदर सरकारी खजाने से भरी हुई ट्रेन को लूटा गया। इंस्पेक्टर सैंडर्स की हत्या, लाला लाजपत राय की हत्या में उसका हाथ था, इस वजह से कर दी गई। दिल्ली की असेंबली के अंदर लो इंटेंसिटी के बम फेंके गए, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए और भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने अपनी गिरफ्तारियां दे दी। कुछ समय बाद इस संस्था के HRA के बाकी जो क्रांतिकारी थे वो भी पकड़े गए और उन सबके ऊपर जो है लाहौर कॉन्स्पिरेंसी या लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे में जब वकील और मुलजिम जो कि भगत सिंह थे उनके बीच में क्रॉस क्वेश्चन हुए, तब भगत सिंह ने उनके जो प्रत्युत्तर दिए वो प्रत्युत्तर अगले दिन अखबारों में छपते थे। इस वजह से भगत सिंह और उनकी जो पार्टी थी ये HRA, इसके विचार जनता तक पहुंचने लगे। एक्चुअली जब दिल्ली में इन्होंने असेंबली में बम फेंके या सैंडर्स की हत्या करी तो अखबारों में इन्हें टेररिस्ट लिखा जाने लगा, आतंकवादी लिखा जाने लगा, जबकि इनका एजेंडा कुछ और था। जब भगत सिंह आगे आए तो ये आम युवा के, आम जनता के हीरो बन गए, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि मैं गांधी जी और कांग्रेस की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि हम लोग डोमिनियन स्टेटस की मांग करते हैं, मतलब आंतरिक स्वतंत्रता की मांग करते हैं। हम आंतरिक स्वतंत्रता की बात क्यों करें, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए। भगत सिंह जब ये टोटल इंडिपेंडेंस की बात करते थे तो इसके पीछे वो कई सारे पश्चिमी सभ्यताओं के, पश्चिम के देशों के आंदोलनों के, वहाँ पे जो क्रांतियाँ हुई, जैसे फ्रांस की क्रांति हुई उसके उदाहरण देते थे, रूस की क्रांति का वो उदाहरण देते थे कि जब आप इस देश के अंदर विदेशी हैं और आप ज़बरदस्ती हमारे ऊपर कब्जा करके बैठे हैं तो आपको यहाँ से निकलना ही होगा। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के ऊपर भारी दबाव आने लगा कि हम लोग क्यों बात करते हैं आंतरिक स्वतंत्रता की, डोमिनियन स्टेटस की, हमें भी बात करनी चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता की। तो ऐसा ही हुआ लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। लाहौर अधिवेशन में ही पहली बार पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया कि अब से कांग्रेस आंतरिक स्वतंत्रता की मांग नहीं करती है, अब से कांग्रेस अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करती है, टोटल इंडिपेंडेंस की मांग करती है। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया, ये जवाहरलाल नेहरू ने ही फहराया था। और 26 जनवरी 1930, वापस बोल रहा हूँ मैं, 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा हुई। हालांकि हम स्वतंत्र नहीं हुए थे, पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अब से हम हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसी तारीख को जिंदा रखने के लिए हमारा जो संविधान पारित हुआ वो 26 जनवरी 1950 को पारित हुआ। हालांकि संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार था। तो ये पहली बार 26 जनवरी 1930 को जो है आपका ये नेशनल फ्लैग, हालांकि जो ये जो राष्ट्रीय ध्वज था इसमें अशोक चक्र की जगह चरखा था, बाकी केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग वाला ही ये झंडा था। तो ये लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग को कांग्रेस ने उठाया और अपना स्टैंड अब उन्होंने बदल दिया कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। देखिए यहीं पर अब एक और आंदोलन जो है वो शुरू होता है गांधी जी के द्वारा, जिसे कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसके पीछे भी कुछ कारण थे जिन्हें हम बारी बारी से बात करते हैं। जैसे देखिए गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था वो बहुत सक्सेसफुल था। मतलब आप समझिए कि गांधी जी उसमें जनता को इस बात पर कन्विंस करने के लिए आप मतलब सफल हो गए कि हम हथियार नहीं उठाएंगे, पर इन हथियार ना उठाते हुए भी हम अंग्रेज़ों को मजबूर कर देंगे कि वो भारत को छोड़कर चले जाएं। क्योंकि गांधी जी ने ये बात समझा दी थी आम भारतीयों को कि अगर आप लोग अंग्रेज़ों का साथ नहीं देंगे, उनके
ऑफिस चलाने में, उनके व्यापार को चलाने में, उनके व्यापार को बढ़ाने में, मतलब उनका सामान नहीं खरीद कर, तो अंग्रेज बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। यही बात फिर से शुरू हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन में। एक्चुअली जब पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस बार बार कर रही थी, तो तत्कालीन जो वॉइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई मतलब आप समझिए उन्होंने इतना भी नहीं बोला कि ठीक है हम इस पर विचार करेंगे, कोई रेस्पॉन्स आया ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी ने स्वयं एक प्रपत्र तैयार किया जिसमें उन्होंने 11 मांगे रखी। इन 11 मांगों के अंदर कई सारे जो है उन्होंने मांगे रखी थी, जिसमें भारत के अंदर पूर्ण शराबबंदी कर दी जाए, जो पुराने राजनीतिक कैदी हैं उनको छोड़ दिया जाए, हथियार कानून जो है उसमें सुधार किया जाए, मतलब भारतीयों को बंदूक आदि की लाइसेंस की स्वीकृति प्रदान की जाए, वगैरह वगैरह खूब सारी चीज़ें थी। 11 सूत्रीय मांगों को गांधी जी ने अपने एक अखबार चलाते थे गांधी जी, यंग इंडिया, उसमें पहली बार लिखा। इसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ लॉर्ड इरविन के ऊपर। इसके बाद गांधी जी ने एक अपना लेख लिखा, उसमें उन्होंने लिखा, मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, अब इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हुई। इसका मतलब ये है कि गांधी जी ने अब डिसाइड कर लिया था कि अब हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो गांधी जी की इसी बात के ऊपर 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस की एक बैठक हुई, जिसके अंदर गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है चलाने का निर्णय लिया गया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी प्रसिद्ध दांडी मार्च से। देखो ये दांडी मार्च बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कुछ वैसा ही था जैसा असहयोग आंदोलन था। इसमें भी गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेज़ों के जो अगर कोई काले कानून बनाए गए हैं या कोई ऐसे कानून हैं जो जनता विरोधी हैं, हम उनको तोड़ेंगे और उसको तोड़ने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। तो यहीं पर अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया था जिसे नमक कानून कहते थे। इस कानून के अंतर्गत भारतीय लोग अपनी ज़रूरत के लिए भी नमक नहीं बना सकते हैं, यह नमक अब सिर्फ अंग्रेज़ बनाएंगे, अंग्रेज़ी कंपनियां बनाएंगी और आपको वहीं से नमक लेना है। भाई नमक जैसी चीज़ के ऊपर भी आपने कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया, ये तो बहुत ही अजीब बात थी। तो गांधी जी ने जो है 12 मार्च को अपने आश्रम साबरमती से अपने 78 अनुयायियों के साथ, जिसमें एक अमेरिकी भी था, कई बार पूछ लेते हैं वेब मिलर, उनके साथ इन्होंने एक लंबी यात्रा प्रारंभ करी। रास्ते भर अपने कई अनुयायियों के साथ ये जुड़ते हुए चलते गए और 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के तट पर पहुँचे, दांडी नामक स्थान पर। वहाँ पर गांधी जी ने अपनी देख रेख में नमक बनाया और अंग्रेज़ों के उस नमक कानून को तोड़ा। हालांकि इसके बाद जो है गांधी जी के ऊपर वापस से आरोप लगाए षड्यंत्र के और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग उठी गई। इसमें कई सारे कांग्रेस के नेता नज़रबंद कर दिए गए, कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए, जेलों में डाल दिए गए, मतलब अंग्रेज़ों का दमन चक्र चला दिया गया। गांधी जी ने आप समझिए कि एक मुट्ठी भर नमक बना के अंग्रेज़ों की सत्ता को हिला दिया था। इसके बाद देखिए क्या हुआ कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में फैल गया तेजी से। भाई गांधी जी जैसा आदमी जब इस तरह से पैदल मार्च कर रहा है, नमक बना के कानून को तोड़ रहा है, सीधा सीधा सिविल डिसोबीडियंस कर रहा है, इसे सिविल डिसोबीडियंस कहा गया था सविनय अवज्ञा को। तो अब कई सारे लोग गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए। इन प्रभावित होने वाले लोगों में एक पश्चिमी उत्तर हमारा प्रांत था जिसे आज फाटा कहा जाता है, फ्रंटियर एसोसिएशन उनको कहा जाता है, पाकिस्तान का एक प्रांत है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर लगता है। यहाँ पर जो है पठान जनजातियाँ रहती है, उनका एक बड़े नेता हुए हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। वे भी गांधीवादी नेता थे, अहिंसात्मक आंदोलन में अपना विश्वास रखते थे। उन्होंने वहाँ पर अपनी एक पार्टी बनाई, संगठन बनाया, पार्टी तो नहीं कहेंगे, एक छोटा संगठन बनाया, खुदाई खिदमतकार। और इस खुदाई खिदमतकार के लोगों की पहचान थी, ये लाल कुर्ती पहनते थे, इसलिए इनको लाल कुर्ती संगठन भी कहा गया है। इन लोगों ने जो है वहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत जो है कई जगहों पर अंग्रेज़ों के आदेशों की अवहेलना करनी शुरू करी। गांधी जी जैसा प्रयास जो गांधी जी भारत की मुख्य भूमि पर कर रहे थे, वैसा ही प्रयास इन्होंने भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में किया। इस वजह से इन्हें सीमांत गांधी कहा गया है, फ्रंटियर गांधी कहा गया है। तो कहते, कभी पूछ लें आपसे फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको पाकिस्तान में भी काफ़ी इज्जत हासिल है इस नेशनल मूवमेंट के कारण ही। इनका एक उपनाम और है बाचा खान।
तो बाचा खान भी जो है इन्हीं का नाम है, खान अब्दुल गफ्फार खान का। तो लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया? खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी, पख्तून नाम की पत्रिका, है ना। इनसे निपटने के लिए इसका एक और बड़ा अच्छा इंसिडेंट है। इस आंदोलन जहाँ पर ये खान अब्दुल खान नेतृत्व कर रहे थे ना इस आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, तो वहाँ पर एक मतलब सेना की रेजिमेंट भेजी गई थी, गढ़वाल रेजिमेंट। उसने इन आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। निहत्थे थे, इस वजह से गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो आप देखिए अंग्रेज़ों के हाथ से स्थिति इतनी निकल गई थी कि अंग्रेज़ जिस सेना के भरोसे, जिन रेजिमेंटों के भरोसे उन्होंने 1857 की क्रांति जीती थी, वो अब अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू हो गई थी। यहीं से देखिए अंग्रेज़ों को भय व्याप्त हो गया था कि शायद हमारी ये जो भारत में सत्ता है ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। बात तो आपको बहुत छोटी लगेगी, बट ये अंग्रेज़ों के लिए बहुत बड़ा संकेत था। तो देखिए ये हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव, जिससे अंग्रेजी सत्ता हिल गई। और अभी तक जो वॉइस रॉय तत्कालीन लॉर्ड इरविन गांधी जी के किसी भी आप समझिए कि मांग के ऊपर या गांधी जी के किसी भी लेख के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा था, उसने अब चला के गांधी जी को चर्चा के लिए बुलाया। ये चर्चा करनी एक और कारण से भी ज़रूरी हो गई। आप देखें तो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के ऊपर अब चर्चा करने के लिए भारत के जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक दल थे या प्रतिनिधि दल थे, उनके नेताओं को लंदन आमंत्रित किया गया और कहा गया कि आप सभी लंदन आइए और हम लंदन के अंदर जो है एक राउंड टेबल पे बैठ के आपस में चर्चा करेंगे कि अब भारत में किस प्रकार के कानून होने चाहिए और किस प्रकार के कानून नहीं होने चाहिए। तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो है वो 12 नवंबर 1930 को आयोजित हुआ। इसमें हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, सिखों की तरफ से, एंग्लो इंडियंस की तरफ से, दलितों की तरफ से BR अम्बेडकर पहुँचे, देशी रियासतों की तरफ से जो है देशी रियासतों के कई प्रतिनिधि पहुँचे। तो कई सारे प्रतिनिधि भारत के बड़े बड़े जो है वहाँ पहुँचे, बट कांग्रेस का एक भी प्रतिनिधि नहीं गया, क्योंकि इस समय तक गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। आपको याद हो तो आप देखिए ये तारीख देखो ध्यान से, तो 12 नवंबर 1930 की है और दांडी मार्च जो है वो शुरू हो गया था 12 मार्च को। तो ऑलमोस्ट 6-7 महीने पहले से ही भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो कांग्रेस तो वैसे भी अंग्रेजों के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग करने का इच्छुक थे ही नहीं, तो गांधी जी वहाँ पहुँचे ही नहीं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है उसमें कई सारी मांगें उठी। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के अलग निर्वाचन की मांग उठाई, BR अम्बेडकर ने दलितों के निर्वाचन की मांग उठाई। इस वजह से क्या हुआ कि किसी भी प्रकार का कोई निष्कर्ष निकाले बिना ये आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। हालांकि कुछ मुद्दे जो थे उनके ऊपर सहमति भी बनी, परंतु क्योंकि कांग्रेस यहाँ मौजूद नहीं थी, इस वजह से मुद्दों के ऊपर सहमति का कोई मतलब भी नहीं था। इस वजह से अब ब्रिटिश सरकार की तरफ से इरविन पर दबाव आने लगा कि तुम गांधी से समझौता करो और उसे भेजो। तो 5 मार्च 1931 को तत्कालीन वायसरॉय इरविन और गांधी जी के मध्य एक समझौता हुआ और इस समझौते के अंदर गांधी जी की कई सारी मांगों को मान लिया गया, जिसके अंदर ये था कि जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप हैं उनको छोड़ो और बाकी जो नॉर्मली प्रदर्शन में आपने गिरफ्तार कर लिए उन सबको छोड़ दीजिए। ये हिंसा के आरोप वाले से मेरा तात्पर्य यहाँ पे भगत सिंह से है। कई बार आपने सुना होगा कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे वगैरह वगैरह। तो आप सोचिए इतना प्रेशर बन गया था गवर्नमेंट पे, अगर यहाँ पे गांधी जी चाहते तो शायद वो भगत सिंह वाला किस्सा हो सकता था। परंतु गांधी जी का वही आप समझिए कि मैं हिंसा को समर्थन नहीं करता हूँ, मैं अपने आदर्शों से, मूल्यों से समझौता नहीं करूँगा चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। इसीलिए आज गांधी जी के साथ महात्मा शब्द जुड़ता है। तो उस समय भी उन्होंने जो है अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं किया। हिंसा जिन के आरोप में जो बंदी अंदर हैं उन्हें मैं नहीं छुड़वाने के लिए कहता, बट बाकी लोगों को आप छोड़ दीजिए। भारत के समुद्रों के किनारे के लोग नमक बना सकेंगे, साथ ही साथ भारतीय सरकारी नौकरी से जिन जिन लोगों ने त्यागपत्र दिया था उनको वापस सरकार में लो। तो कांग्रेस की या गांधी जी की इन मांगों को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया, परंतु उन्होंने भी कुछ शर्तें रखी। शर्तें क्या थी? पहली बात तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन तुम्हारा बंद करो। दूसरा, आगे जो गोलमेज सम्मेलन होगा उसके अंदर कांग्रेस अवश्य भाग लेगी, इस बात की गारंटी लो। और तीसरा, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं करोगे। तो आप इन शर्तों से समझ सकते हैं कि अंग्रेजी सत्ता किस हद तक
परेशान थी गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो कुछ भी कहिए आप, जो भी बात थी, तो गांधी जी ने इन बातों को, इन शर्तों को स्वीकार कर लिया। और इसके बाद गांधी जी जो है क्या कहते हैं, इसके कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे। देखिए यहाँ पर एक बात है कि जैसे मैंने अभी भगत सिंह वाली आपको बात कही ना, तो वास्तव में ये मैं नहीं कह रहा हूँ या किताबें नहीं कहती, उस समय भी भारत के कई सारे इलाकों के अंदर जो है गांधी जी के खिलाफ जो है विद्रोह की जो भावनाएं हैं वो उठने लग गई थी। जैसे कराची अधिवेशन के अंदर जब गांधी जी इस समझौते के बाद भाग लेने के लिए गए, तो वहाँ के युवाओं ने जो है गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे। तब गांधी जी ने एक बात कही थी कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। ये गांधी जी का बड़ा प्रसिद्ध कथन है। तो गांधी जी को अपने विचारों पर बड़ा भरोसा था। उस समय भी उनका विरोध हुआ, आज भी उनका विरोध होता है। अब शायद परिस्थितियों के हिसाब से अगर हम आकलन करेंगे तो कुछ और निष्कर्ष निकलेगा, बट फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1 से 7 दिसंबर तक लंदन में आयोजित किया गया। गांधी जी भी वहाँ पहुँचे, बाकी जो दूसरे सभी पार्टियों के नेता थे वो भी वहाँ पहुँचे। इस गोलमेज सम्मेलन के अंदर देखिए सारा के सारा मुद्दा आके जिसको कहते हैं उलझ गया, वो सांप्रदायिक निर्वाचन पे। जैसे मुसलमान अलग मांग कर रहे थे, और इस बार तो गांधी जी का बहुत ही आर्ग्यूमेंट हो गया BR अम्बेडकर के साथ। BR अम्बेडकर बार बार ये कहते थे कि दलितों को अलग से आरक्षण दिया जाए, तो गांधी जी इस बात पर बिफर गए। उनका दलित हिंदू समाज का एक अंग है, आप इसे अलग क्यों कर रहे हैं? तो जाति के आधार पर कल लोग आरक्षण मांगने लग जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि आपने कभी दलितों की स्थिति के ऊपर विचार किया है? कभी आपने उनकी जो पूरे भारत के अंदर स्थिति है उसको आपने कभी देखा है? उनकी मुसीबतों को आपने समझा है? अगर आप नहीं समझ सकते तो आप उनके बारे में बात मत करिए। मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं इसलिए मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पर इतना आर्ग्यूमेंट हो गया कि गांधी जी जो है वो सम्मेलन छोड़ के चले गए। इस वजह से ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी जो है ये ऐसे ही समाप्त हो गया बिना किसी नतीजे के। गांधी जी खाली हाथ जब निराशा में मुंबई पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचा नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ जो है समझौता नहीं गया। ये जब गांधी जी इस समय यहाँ गए थे ना, तो गांधी जी की फ़ोटोज़ वगैरह बहुत, मतलब आप समझिए उस समय कह सकते हैं वायरल हुई। गांधी जी मतलब उस कड़ाके की ठंड में सिर्फ एक चद्दर ओढ़े हुए, धोती पहने हुए, और वहाँ आप समझिए कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुँचे थे। तो ऐसी स्थिति में इनको जब ऐसे देखा था ना, तो उस समय विंसेंट चर्चिल जो आगे चल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, आधा नंगा फकीर। तो ये गांधी जी को आधा नंगा फकीर कब और किसने कहा था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी भाग लेने के लिए गए तब विंसेंट चर्चिल ने उसे अर्धनग्न फकीर कहा था। गांधी जी वापस आ गए और उन्होंने वापस आते ही जो है अपना द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। भाई गांधी इरविन पैक्ट के बाद था ना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दो, तो वापस आके गांधी जी ने वो फिर से शुरू कर दिया। और इसी बीच में जो है भारत के कई सारे इलाकों में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़ने की खबर आई, क्योंकि लोग चाह ही रहे थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो गांधी जी से उस समय एक वो समझौते पे हस्ताक्षर करा लिए थे ना कि ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में तो भारतीय स्वदेशी माल फिर से बैकफुट पे चला जाएगा, महंगा हो जाएगा, लोग खरीदेंगे नहीं। इससे तो स्वदेशी व्यापारियों को और उत्पादनकर्ताओं को नुकसान होगा। तो ऐसी स्थिति में कई सारे लोग जो हैं इसमें गांधी जी से फिर से जुड़ गए। सरकार ने भी इस बार सोच लिया था कि इस बार कोई समझौता नहीं, और दमन चक्र चलाया। करीबन 1 लाख लोगों को उन्होंने जेल भेज दिया। इसके बाद देखिए क्या हुआ कि सांप्रदायिक पंचाट एक अवार्ड किया गया, जैसे अभी अपने इस पर बात कर लेते पहले, कम्युनल अवार्ड। देखिए क्या हुआ कि जब गांधी जी द्वितीय सम्मेलन उससे चले गए ना गोलमेज सम्मेलन से, तो BR अम्बेडकर और तत्कालीन जो उस समय के वहाँ के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनल्ड, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये जो मांग हो रही है सांप्रदायिक निर्वाचन की, जिसमें मुसलमानों को, सिखों को, भारतीय ईसाइयों को यानी एंग्लो इंडियंस को और साथ ही साथ दलितों को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए, मैं इस बात का समर्थन करता हूं। और उन्होंने इस बारे में जो है आप देखिए आदेश दे दिया, और विधानमंडलों के अंदर इन लोगों के लिए जो है सीटें सुरक्षित रखी गई। इस वजह से जो है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में आप समझिए एक लड़ाई छिड़ गई। गांधी जी ने अंबेडकर के आप समझिए घर के सामने जो है यरवड़ा जेल में
अनशन कर दिया, आमरण अनशन कर दिया कि जब तक ये दलितों को अलग से आरक्षण देना, मुसलमानों को अलग से आरक्षण देना वापस नहीं लिया जाता, मैं आमरण अनशन करूँगा। तो ये तो गांधी जी, आप समझिए कि इनका एक वो था सत्याग्रह का मामला कि हमेशा ये ऐसे किया करते थे। परंतु उस समय देश को ज़रूरत थी एकता की, खास करके नेताओं की एकता की। तो ऐसी स्थिति में पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके प्रयासों से जो है गांधी जी और अंबेडकर के मध्य एक मीटिंग हुई और उनके बीच में समझौता हुआ। इस समझौते के अंदर ये हुआ कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था तो समाप्त कर दी गई, परंतु इनके लिए प्रांतीय विधानमंडलों के अंदर सीटें जो हैं वो सुरक्षित कर दी गई। साथ ही साथ केंद्रीय विधानसभा में भी इनके लिए सीटें सुरक्षित कर दी गई। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो नहीं था कि आप जिस क्षेत्र में हैं वहाँ पे ही आपको चुनाव लड़ना, नहीं, आपके लिए क्या सीटें सुरक्षित रख देंगे, मतलब इतने सदस्य तो आपके होंगे ही होंगे। जबकि वो सांप्रदायिक पंचायत में क्या था, जिस क्षेत्र में आपका बहुत बाहुल्य है, मेजोरिटी है, वहाँ से आप ही चुन के आएंगे, दूसरे को वहाँ पे अधिकार नहीं होंगे। तो ये जो समझौता था ये पूना पैक्ट कहलाता है, जो कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ। यहीं पे अंबेडकर ने एक बहुत ही अच्छा कथन कहा था। उन्होंने कहा था कि गांधी जी, मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, बात तो मेरी सही है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, पर अभी देश को आपकी ज़रूरत है, इसलिए मैं झुकता हूँ। तो पूना पैक्ट के बाद जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन के अंदर भी गांधी जी या कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि जो है वो भाग लेने के लिए नहीं गया और इसका भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध ही किया था। परंतु तृतीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर कोई ज़्यादा विरोध नहीं हुआ क्योंकि गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता हो चुका था, सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड भी पारित हो चुका था। इस वजह से तृतीय गोलमेज सम्मेलन में एक श्वेत पत्र प्रस्तुत किया गया, बेसिकली एक मसौदा था जिसके आधार पर भारत का संविधान या कानून बनना था। ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन में ही जो फाइनली ये मसौदा पारित हुआ, ये एक रिजल्ट के रूप में हमारे सामने आया 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, आप समझिए हमारा जो वर्तमान भारतीय संविधान है उसकी नींव है। हमारा वर्तमान भारतीय संविधान जो है वो 70% एज इट इज़ कॉपी किया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो आप देखिए ये भारत शासन अधिनियम इतने चरणों से, इतने वाद विवाद के बाद अस्तित्व में आता है। तो दोस्तों हमें ये लेक्चर भी अभी यहीं पर रोकना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर इसके लिए आपके लिए अलग से यहीं से वापस शुरू करूँगा जहाँ से मैं छोड़ रहा हूँ। तो आप जुड़े हुए रहिए चैनल के साथ। तो धन्यवाद। पुराने पिछले वाले लेक्चर्स को सुनते रहिए और कोई क्वेश्चन या कमेंट है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।